एक तरफ जहां भाई अपनी बहनों से राखी बंधवाते हैं, राखी बंधवाने के बाद अपनी बहन को रक्षा का वचन देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उस प्रॉब्लम और तुम्हारे बीच में मैं खड़ा रहूंगा। हर तरह की समस्या तुमसे दूर करूंगा, सारी चीजें करूंगा, तुम्हारी केयर करूंगा, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हें प्यार करूंगा। और अमूमन भाई बहन का रिश्ता हर रिश्ते से ऊपर होता है। बहन कभी माँ का रोल अदा करती है, कभी दोस्त का रोल अदा करती है। लेकिन आज की जो कहानी है, इस कहानी को जो आप सुनेंगे तो इस कहानी में एक भाई ने अपनी बहन के साथ कुछ ऐसा किया, इसे जानने के बाद, इसे सुनने के बाद शायद आसपास के लोग की एक बार रूह कांप गई। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी के बारे में आपसे बात करूं उससे पहले आपको याद होगा 14 जून साल 2020, इसी तारीख को सुशांत सिंह राजपूत अपने कमरे में मरे पाए गए थे। मामला बड़ी तेजी से सुर्खियों में आया था। शायद ऐसा कोई था नहीं जो सुशांत सिंह राजपूत की एक्टिंग को, उनके हुनर को, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी काबिलियत को नापसंद करता हो। सारी दुनिया सुशांत सिंह राजपूत की फैन थी। इस तरह से उनका छोड़ के जाना पूरी दुनिया के लिए सदमा था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। मामला पोस्टमार्टम तक जाता है, पुलिस तक जाता है, तरह तरह की बातें होती हैं। किसी को लगता है कि ये मर्डर है, किसी को लगता है कि सुसाइड है। अब मर्डर का जो एंगल था उसमें कई सारी चीज़ें थी, कई ऐसी चीज़ें थी जो अच्छे से अच्छे दिमाग वाले लोग को भी डाउट में डाल रही थी। उनमें से एक मैं भी था। जैसे जो छत की हाइट थी वो महज 12 फीट थी। बेड, बिस्तर, गद्दा, ये सारी चीज मिला के 3 फीट से ज़्यादा का यही हो रहा था। और अगर गद्दे से लेके, मैट्रिक्स से लेके उस पंखे की, उस हुक की जिसमें ये फांसी का फंदा डाला गया था, और सुशांत सिंह की बॉडी का अगर कंपेयर करें, तो अगर सुशांत सिंह राजपूत अपने अंगूठे को, पैर के अंगूठे को थोड़ा सा भी नीचे करते तो बड़े आराम से उस गद्दे को छू सकते थे, आराम से बच सकते थे। तो एक आदमी जो फांसी लगा रहा है, फांसी लगाने के बाद जाहिर सी बात है जब प्राण निकलने वाला होता है तो आदमी बचने की कोशिश करता है, हाथ पांव चलाता है। तो अगर वो हाथ पांव चलाए तो उनका पैर उस फर्श पे या फिर उस गद्दे पे पड़ा क्यों नहीं, उनकी जान बची क्यों नहीं। वो पैर रख के अपने आप को स्टैंड कर सकते थे, फांसी का फंदा छुड़ा सकते थे। तो जब इस बारे में पूछताछ, इस फील्ड के जो जाने माने लोग हैं, जिनको इसमें महारत हासिल है, जो मेडिकल साइंस में है, जो ऑटोप्सी वगैरह करते हैं, उनसे जब इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक बार गले की नब्ज दब जाए, सही जगह गांठ पड़ जाए और गले की नस कसने लगे, तो चाहे 1 सेंटीमीटर या 1 इंच की दूरी हो, आदमी उस दूरी को कवर नहीं कर सकता। क्योंकि जो नर्वस सिस्टम है, दिमाग का बाकी बॉडी के निचले पार्ट से कनेक्शन ब्लॉक हो जाता है। दिमाग सिग्नल नहीं भेज पाता कि पैर को नीचे रखना है या फिर कुछ और करना है। लिहाजा पैर को ये सिग्नल पाता नहीं, वो जिस हाल में रहता है उसी हाल में रह जाता है और आदमी मर जाता है। आदमी अपना बचाव नहीं कर पाता। तरह तरह से इस मामले में बात हुई, तरह तरह से लोगों ने अपनी अपनी कयास लगाई। मामला सीबीआई तक पहुंचा, सीबीआई जांच हुई, सारी चीज़ें हुई। जो कुछ था आपके सामने था, उसमें कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी बीच एक आदमी जिसका नाम है रूप कुमार शाह, मैं प्रयास करूंगा कि आपको वीडियो दिखाऊं अगर मिलता है तो। मैं एक दो चैनल को मैंने अपना टेस्ट दिया है। और अभी इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं 14-15 तारीख को ड्यूटी पे था, मैं काम कर रहा था। उस टाइम में एक बॉडी वीआईपी आई है। अभी वीआईपी बॉडी आई है तो पुलिस लोग भी ज्यादा, सब लोग आते थे और आए थे। हम लोग को कौन तो भी वीआईपी मतलब कोई तो होएगा ऐसा सोच के हमें हमारा काम चालू करने के बाद उनका नंबर 11-12 बजे आया रात में। उसके बाद हमने वो कपड़ा बिपड़ा खोलने के बाद देखा, तो मतलब हमको जब खोलने के टाइम ही मालूम पड़ा कि भाई ये सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी है। तो हम बॉडी खोलने के बाद देखा तो थोड़ा अलग दिखा, क्योंकि सुसाइड और मतलब सुसाइड में और वो जो बॉडी देखने के बाद वो जो ये करते हैं हम लोग डिस्कस, उसमें हमारा थोड़ा बातचीत होने के बाद मालूम पड़ा कि भाई ये सुसाइड है। मैं सर से बात करने गया, भाई सर ये जरा अलग केस दिख रहा है, क्योंकि मेरे रूप कुमार शाह दरअसल उसी अस्पताल में लगभग 27-28 सालों से काम करते हैं। रूप कुमार शाह का दावा है कि जिस समय सुशांत सिंह राजपूत का कोपर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हो रहा था,
उस हॉस्पिटल में रूप कुमार शाह खुद तैनात थे। पोस्टमार्टम में भी रूप कुमार शाह शामिल थे। और उस समय 15 तारीख को जब पोस्टमार्टम हुआ तो 15 तारीख को लगभग 5 लोगों का पोस्टमार्टम उस दिन होना था। कायदे से कहें तो 14 तारीख को रात में हुआ था। तो उस पोस्टमार्टम में 5 लोगों में एक लाश सुशांत सिंह राजपूत की थी। इस बात की जानकारी इन लोगों को थी नहीं, बस इतना पता था कि एक लाश वीआईपी की है। चारों पोस्टमार्टम को किया गया, जो भी सारी चीज़ें थी उसको किया गया। लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम की बारी आई, लोगों ने एक कपड़ा हटाया और देखा कि सुशांत सिंह राजपूत हैं। सारे लोग हक्के बक्के चौंकते हैं। उसके बाद पोस्टमार्टम की क्रिया शुरू की जाती है। अब जैसे ही पोस्टमार्टम के लिए सुशांत सिंह राजपूत के कपड़ों को निकाला जाता है, इस मामले में जो रूप कुमार शाह का बयान है, जो एक मॉर्चरी सर्वेंट है उसी अस्पताल में ऑटोप्सी स्टाफ में शामिल है, उनका दावा है कि सुशांत सिंह राजपूत के गर्दन पे 3 या 3 से ज़्यादा चोट के निशान थे। बाकी लोअर बॉडी में भी कुछ चोट के निशान थे, जैसे किसी ने मारा हो, किसी ने पीटा हो, हाथापाई हुई हो। रूप कुमार शाह ये सारी चीज़ जब देखते हैं तो देखने के बाद जो उनके सीनियर थे, सीनियर के पास ये जाते हैं और जाने के बाद बताते हैं कि ये जो मामला है ये सुसाइड का नहीं, क्योंकि अब तक पूरा बवाल मच चुका था। सारे लोग कह रहे थे कि सुसाइड है, सुसाइड है। मीडिया कर्मी सारी चीज़ न्यूज़ पे यही चल रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। तो जब रूप कुमार शाह देखते हैं बॉडी को तो रूप कुमार शाह कहते हैं कि ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है। अब अपने सीनियर को जब ये बात ये बताते हैं, कहते हैं कि लगभग 27-28 साल का तजुर्बा है, 60-65 हज़ार लाशों का पोस्टमार्टम वो देख चुके हैं। तो जब सीनियर को बताते हैं तो सीनियर उनको टालते हुए कहते हैं कि इस मामले में हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद रूप कुमार शाह उनसे कहते हैं कि पोस्टमार्टम हो रहा है और जो इंडिकेशन है वो मर्डर की तरफ जा रहा है, मामला एक बहुत बड़े आदमी का है। तो कायदे से पोस्टमार्टम दिन में होना चाहिए, पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के साथ होना चाहिए और सारे नियम फॉलो होने चाहिए। लेकिन जब ये बात रूप कुमार शाह कहते हैं तो जो सीनियर थे इन सारी बातों को इनकार देते हैं, खारिज कर देते हैं और कहते हैं कि पोस्टमार्टम अभी होगा, कोई वीडियोग्राफी नहीं होगी। इसके बाद पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम के बाद बॉडी घर आती है, बॉडी का अंतिम संस्कार हो जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सुसाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन रूप कुमार शाह का दावा है कि जिस हिसाब से गले पे निशान थे, जिस हिसाब से बाकी बॉडी पे निशान थे, ये मामला सुसाइड का नहीं था, ये मामला मर्डर का था। और इस बात को उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड 2-3 मीडिया चैनलों पे कहा और वो दावा अभी भी कर रहे हैं कि अगर कोई भी जांच एजेंसी उनसे पूछताछ करना चाहे, उनका बयान दर्ज करना चाहे, तो आज भी वो बयान दर्ज करवाने को तैयार हैं और अपने बयान पे आज भी वो टिके हुए हैं। तो ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इस मामले को कितनी सफाई से दबा दिया गया, ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। तो फिलहाल ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। तो बातें हैं आज की इस कहानी के ऊपर। दरअसल पुलिस कंट्रोल रूम लखनऊ सैरपुर में 25 दिसंबर को रात को, संडे का दिन था, सारे लोग मज़े कर रहे थे। अचानक से उस कंट्रोल रूम में एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला परली गांव का था। फ़ोन करते हुए आदमी कहता है कि साहब, मेरे गांव में एक मर्डर हुआ है, सारे गांव के लोग जान रहे हैं कि मर्डर हुआ है, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा, कोई कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा, ना कोई उस करने वाले के खिलाफ बोल रहा है। और अगर आप गांव में आते हैं, दबिश डालते हैं और जो कुछ मैं बताता हूं उसको फॉलो करते हैं, तो शायद आप लाश बरामद कर सकते हैं और उस कातिल को सजा दिलवा सकते हैं। अब कंट्रोल रूम में ऐसा अजीब फ़ोन जब पुलिस वाले सुनते हैं तो एक तरह से बड़े चौंकते हैं कि कौन आदमी है कि इस तरह की बात कर रहा है, गांव में मर्डर हुआ है, गांव वाले कुछ कर नहीं रहे हैं, तो जिसके घर का मरा है उसको कुछ करना चाहिए। अमूमन ऐसे FIR होते हैं कि मरने वाले के घर वाले फ़ोन करें या फिर गांव के कई लोग फ़ोन करें, मामले की छानबीन हो। लेकिन एक आदमी अचानक से रात में फ़ोन कर रहा है, कह रहा है कुछ दिनों पहले हमारे गांव में एक मर्डर हुआ है, सारे लोग जान रहे हैं, कोई कुछ कह नहीं रहा, आप आइए, लाश को बरामद कीजिए, दोषी को सजा दिलवाइए। पुलिस वालों को लगता है कि शायद ये कोई सिरफिरा है या फिर कोई मजाकिया है, मजाक कर रहा है, लेकिन मामला एक मर्डर का था। पुलिस ना चाहते हुए भी परली गांव में जाती है। जाने के बाद उस आदमी से एक पूछताछ करती है जिस आदमी ने फ़ोन किया था। आदमी अपनी पहचान, अपना नाम, ये सारी चीज़ें गुप्त रखने को कहता है और कहता है कि साहब, बगल में एक हिमांशु सिंह का घर है, आप उससे पूछिए कि उसकी बहन कहाँ है। और पूरे गांव को पता है कि उसकी बहन का मर्डर हो चुका है, उसकी बहन को मार के कहीं फेंक दिया गया है। अब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं, उनको बड़ी अजीब लगती है, फिर भी जैसे तैसे हिमांशु सिंह के घर पे जाते हैं। सोचते संकोचते ये इन सारी चीज़ों में उधेड़ बुन करते हुए पुलिस वाले, माफ़ कीजिएगा, दिमाग में सुशांत सिंह राजपूत ही चल रहा,
पुलिस वाले हिमांशु सिंह के घर को खटखटाते हैं। हिमांशु सिंह बाहर निकलता है, उससे पूछते हैं कि तुम्हारी बहन कहाँ है। अब ये सवाल जब हिमांशु सिंह से पुलिस वाले अचानक से पूछते हैं तो हिमांशु सिंह भी चौंकता है कि पुलिस वाले ऐसे आके अचानक से क्यों पूछ रहे हैं। हिमांशु सिंह कहता है कि साहब मेरी बहन तो अभी कुछ दिनों से अपने किसी दोस्त के यहाँ गई है रहने। पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। अब इस मामले में पुलिस वाले भी थोड़ा परेशान थे कि अगर कुछ गलत हुआ तो गाज हम लोगों पर भी गिर सकती है। लेकिन चूंकि मामला एक कत्ल का था और शायद हो सकता है कत्ल हुआ, तो पुलिस वाले इस मामले में थोड़ा रिस्क लेते हैं, अपनी लिमिटेशन को थोड़ा सा पुश करते हैं, घर के अंदर जाते हैं, छानबीन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। पूरे घर में न कहीं कुछ मर्डर का निशान था, न कहीं कुछ ऐसा था। पुलिस वालों को लगता है कि कोई सिरफिरा था, दिमाग खराब कर दिया। पुलिस वालों की भी बेइज्जती होगी, अगर ये कहीं शिकायत कर देता है शायद हम लोग फंस भी जाएंगे। यही सारी चीज़ें करते, हिमांशु सिंह से बातचीत करते, उसको समझाते कि बस नॉर्मली एक प्रोटोकॉल था, हमें जांच करनी थी, हमने कर लिया, सारी चीज़ें हो गई, आप अपने घर में आराम से रहिए। यही सारी चीज़ करते जैसे ही पुलिस वहाँ से लौटने लगती, तभी अचानक से पुलिस वालों की निगाह किचन में बने एक अजीब सी खुरदुरी मिट्टी पे पड़ती। मिट्टी बड़ी अजीब सी थी, मानो ऐसा लग रहा था कि अभी भी खोद के फिर से मिट्टी भरी गई हो। गड्ढा लगभग 5-6 फीट लंबा चौड़ा था। पुलिस वाले थोड़ा और चौंकते हैं। उसके बाद फिर अचानक से पुलिस वाले पूछते हैं हिमांशु से कि ये घर में अचानक किस तरह का गड्ढा तुमने खोदा है। अब ये सवाल जब पुलिस वाले हिमांशु से पूछते हैं, हिमांशु बड़ा अजीब सा बर्ताव करता है। हिमांशु थोड़ा सा चौंकता है और चौंकने के बाद अजीब अजीब बहकी बहकी बातें करने लगता है, पुलिस वालों को घुमाने लगता है। पुलिस वाले इस बात को भांप जाते हैं। भांपने के बाद हिमांशु सिंह से कहते हैं कि फावड़ा लेके आओ, इस गड्ढे को खोदना है। हिमांशु आनाकानी करने लगता है। पुलिस वाले खुद घर में और आसपास के लोगों से फावड़ा मंगाते हैं, उस गड्ढे को खोदने लगते हैं। और जैसे कुछ फीट गहरा खोदते हैं तो खोदने के बाद अंदर से एक लड़की की लाश मिलती है। अब उस लाश को पुलिस वाले जैसे देखते हैं, देखने के बाद का माथा घूमता है। हिमांशु को फौरन हिरासत में लेते हैं, बॉडी को कब्जे में लेते हैं, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। उसके बाद हिमांशु को गिरफ्तार करते हैं, थाने ले जाते हैं। और थाने ले जाके जब हिमांशु से पूछताछ करते हैं कि इस लड़की को क्यों मारा, ये लड़की तुम्हारी क्या लगती थी, तो हिमांशु कुछ देर तक इधर उधर की बातें करता है। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है, हिमांशु टूटता है। और टूटने के बाद जब तोते की तरह बोलता है, तो जो कहानी सुनाता है वो कहानी बड़ी अजीब भी है, बड़ी चौंकाने वाली है। दरअसल हिमांशु के जो पिता थे, कुछ साल पहले उन्होंने 2 शादियां की थी। पहली बीवी से हिमांशु और हिमांशु की बहन शिवानी थी। दूसरी बीवी से 3 बेटियां थी। अब अमूमन हर घर में होता है, अगर कोई आदमी 2 शादी कर रहा है तो दोनों में पटेगा नहीं, दोनों में पटरी नहीं खाएगी। हर घर की कहानी है, इसमें कोई नई बात है नहीं। अब जो हिमांशु के पिता की दोनों पत्नियां थी, आपस में उनमें तकरार होती है, उसके बाद दोनों अलग अलग रहने का फैसला करती है। तो जो दूसरी पत्नी थी वो अपनी 3 बेटियों के साथ एक दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। और जो हिमांशु था वो अपनी बहन के साथ एक दूसरे घर में, जिसमें मात्र 2 कमरे थे, एक कमरे में किचन था और उसे में बिछा के सो जाते थे, और एक कमरा दूसरा था। इन 2 कमरों के मकान में हिमांशु और शिवानी रहने लगते हैं। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। शिवानी थोड़ी सी बड़ी होती है, हिमांशु भी थोड़ा सा बड़ा होता है। शिवानी से हिमांशु बड़ा था। 5 साल पहले ही, यानी अगर जोड़िए तो 2017-18 में हिमांशु के पिता और माता दोनों की डेथ हो जाती है। अब घर का खर्च, जो एक पिता 2-2 घर का खर्च देखता था, अचानक से उसकी मौत हो गई, माँ की भी मौत हो गई। तो जो सारी जिम्मेदारी थी वो हिमांशु पे आ जाती है। हिमांशु ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, ज़्यादा उसके अंदर कोई हुनर नहीं था। घर का खर्च भी चलाना था, इधर बहन भी बड़ी हुई थी, थोड़ी बहुत उसकी पढ़ाई भी करवानी थी, अच्छे घर में शादी भी करवानी थी। लिहाजा जो हिमांशु है वो अब डाला चलाने के लिए, यानी जो टाटा मैजिक वगैरह होते हैं, ट्रक वगैरह होते हैं, छोटी पिकअप को, उसको चलाने के लिए जाता है, कहीं गाड़ी वगैरह सीखता है। उसके बाद किसी की गाड़ी पे ड्राइवर की नौकरी करता है, गाड़ी चलाता है, और उससे जो कुछ पैसे मिलते हैं उससे अपने आप का, अपने घर का, अपनी बहन का सारा खर्च चलाता है। जैसे तैसे करके रोटी पानी की व्यवस्था करता है, जुगाड़ करता है, बहन के भी कपड़े लाता, अपने भी कपड़े लाता, बाकी सारी चीज़ें थी पूरी बहन की, जो भी एज ए गार्जियन उससे हो सकता था वो सारी चीज़ें वो करता था। शिवानी भी अब धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। शिवानी देखने में बेहद खूबसूरत, और इसी बीच शिवानी की नज़र गांव के एक लड़के से ही टकराती है। वो लड़का भी इसे पसंद करता है, ये भी उसे पसंद करती है। दोनों में बातचीत होने लगती है। बातचीत
धीरे धीरे दोस्ती में बदलती है, और दोस्ती धीरे धीरे जब वक्त गुजरता है, वक्त बीतता है, जो दोस्ती है धीरे धीरे वो प्यार में बदलती है। और प्यार का ऐसा जुनून इन दोनों के सर पे चढ़ता है जब दोनों एक दूसरे से दिन भर बातें करते। क्योंकि जो हिमांशु था वो अपनी गाड़ी चलाने के लिए सुबह ही निकल जाता नाश्ता वगैरह करके, फिर रात को ही आता। कभी कभार ऐसा होता कि रात को नहीं आता। अब जब रात को नहीं आता तो इसी बीच जो शिवानी थी उस लड़के को अपने घर पे बुलाती, उससे मिलती, उससे बातें करती। अब ये सारी चीज़ें चल ही रही थी, और कहते हैं कि प्यार इसकी ये सारी चीज़ें कहीं छुपती भी नहीं। तो इस मामले की जानकारी अब धीरे धीरे गाँव के सारे लोगों को होने लगी। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी, तरह तरह के लोग तरह तरह के मुंह तरह तरह की चीज़ें कहने लगे। एक भाभी थी जिसका नाम हिमांशु ने नहीं बताया, उस भाभी ने इस बात की जानकारी हिमांशु को दी। इधर हिमांशु भी जब गाड़ी चलाता ये सारी चीज़ें करता, नशा वगैरह भी करने लगा। कभी गुटखा खाता, कभी शराब पीता, कभी सिगरेट पीता। हिमांशु घर पे आता है, भाभी उसे सारी चीज़ बताती। हिमांशु अपनी बहन से पूछता है, उसको डांटता फटकारता, कहता है तुम्हें ये सारी चीज़ नहीं करनी, इससे बदनामी होगी। शिवानी कहती है कि ठीक है नहीं करूंगी, लेकिन फिर जैसे ही हिमांशु जाता है वो फिर बातचीत करना चालू कर देती, मिलना जुलना चालू कर देती। हिमांशु एक दिन समझाता है, 2 दिन समझाता है, 3 दिन समझाता है। लगातार शिकायतें आ रही थी, हिमांशु समझाता जा रहा था। इसी बीच जब ये शराब पी के आता और अपनी बहन से खाना मांगता, ये सारी चीज़ें करता, तो बहन भी इसके ऊपर हावी होती है, कहती है कि मुझे तुम ज्ञान देते हो, खुद शराब पी रहे हो, कैसे कैसे करके 4 पैसे कमाते हो तो 2 पैसे का शराब पी लेते हो, तो बचत कितनी होगी, घर का खर्च कैसे चलेगा। बहन भी बड़ी हो चुकी थी, सारी चीज़ें वो समझ रही थी। इधर हिमांशु शराब नहीं छोड़ सकता था, इधर शिवानी उस लड़के को नहीं छोड़ सकती थी। और इसी बात को लेके इन दोनों में अब आए दिन तकरार होने लगी। जब जब हिमांशु कुछ सुनता तब ये शिवानी को डांटता फटकारता, जब जब शिवानी देखती कि शराब पी के आए तो शिवानी उसके ऊपर चिल्लाती। इसी बीच इसी साल इसी महीने में, मान के चलिए कि सैटरडे के दिन को, हिमांशु शराब पी के अपने घर पे आता है, और आने के बाद देखता है कि उसकी बहन वहाँ से गायब है। थोड़ी देर तक इंतजार करता है, इंतजार करने के बाद गांव वालों से पूछता है कि कहाँ गई, तो पता चलता है कि उस लड़के से मिलने गई है। इसके बाद हिमांशु घर पे बैठता है, एकदम आग बबूला हो जाता है। आग बबूला होने के बाद बहन का इंतजार करता है, बहन आती है, बहन को डांटता फटकारता है, चिल्लाता है, हाथापाई होती। बहन भी कहती है तुम खुद शराब पियो, तुम मुझे क्या समझा रहे हो। बहन अपने जिद पे अड़ती है, हिमांशु अपने जिद पे अड़ता है। उसके बाद दोनों में हाथापाई होती है, और हिमांशु जो है शिवानी को बुरी तरीके से पीटने लगता है, डंडे से, हाथ से, लात से, घूसे से बुरी तरीके से उसको मारता है। मारने के बाद उसी के दुपट्टे से उसके गले को दबाने लगता है, और दबाते हुए कहता है कि जब तक तुम रहोगी मैं इज्जत से सुख से नहीं रह सकता। कुछ देर तक गला दबाता है, और इतनी तेज दबाता है कि उसके गले की जो हड्डी है शिवानी की वो टूट जाती है, शिवानी वहीं मर जाती है। अब जब शिवानी मरती है तो उसके बाद हिमांशु होश में आता है, शराब का नशा उसका उतरता है, उसके दिमाग में आता है कि ये मेरे हाथ से क्या हो गया। अब ये मामला अगर बाहर गया, मामला कहीं खुला, तो शायद मेरी पूरी ज़िंदगी चौपट हो जाएगी। लिहाजा इस लाश को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे लाश या फिर शिवानी के बारे में किसी को कुछ पता ना चले, कोई शिवानी को खोजे या फिर चाहे जो करे, लाश कहीं मिले ना। इसी के तहत वो अपने किचन में जाता है, अपने गड्ढे को खोदता है, गड्ढा खोदता है, उसमें शिवानी की लाश को डालता है, गड्ढे को बंद करता है। उसके बाद बाकायदा अपने कमरे में जाता है, जाने के बाद सो जाता है। सुबह उठता है, उसी किचन में कुछ बनाता है, बना के खाता है, खाने के बाद फिर काम पे जाता है। लेकिन जब जाने लगता है तो घर के बाहर ताला बंद करता है। अब ये बात जब गांव वाले देखते हैं कि हिमांशु ने आज तक कभी घर में ताला नहीं बंद किया, सुबह से बहन भी नहीं दिखाई दी है, घर में ताला भी बंद कर रहा है, यानी कुछ हुआ जरूर है। इसके बाद शाम को आता है, ताला खोलता है, अगले दिन फिर जाता है, ताला बंद कर देता है। शिवानी लगातार दिखाई नहीं दे रही थी, गांव वालों की चिंता होती है। आए दिन दोनों में झगड़ा होता था, इस बात की जानकारी पूरे गांव को थी। इसी वजह से एक गांव वाले ने ही पुलिस को फ़ोन किया, कंट्रोल रूम में ये सारी बात बताई। इसके बाद ये सारा मामला खुल के सामने आया। अब इस कहानी में कई चीज़ें हैं, कई पहलू निकल के सामने आए। कुछ लोगों का मानना है कि शिवानी का किसी से संबंध था, कुछ लोग का मानना है कि शराब की वजह से झगड़ा हुआ। रीजन चाहे जो था, लेकिन इस कहानी में जो कुछ हुआ, ऐसी मिसाल बहुत कम इस दुनिया में देखने को मिलती है। तो फिलहाल एक कहानी और एक अपडेट जो आज मेरे पास थी, मैंने आपके सामने रखी। इस दोनों मामलों में आपकी क्या राय है,
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि इस मामले की जानकारी, इस मामले की गूंज सुशांत सिंह वाले में खासकर सारे हिंदुस्तान को हो जाए। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।